लिखिए सबने हेडिंग संगम काल। अब चलो अब इधर ध्यान दो सभी लोग कि अगर संगम काल की बात करी जाए तो इसका जो विकास रहा है, जिस क्षेत्र में इसका विकास रहा, उसको हम सब लोग अधिकतर जो जानते हैं वो दक्षिण भारत के नाम से जानते हैं। यानी कह सकते हैं संगम काल का जो विकास था वो किधर वाली क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है, दक्षिण भारत वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। मुख्य तौर पर अगर हम बात करें तो दक्षिण में कृष्णा नदी जहां से प्रारंभ होती है और अगर कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र की अगर बात की जाए, इसे एक विशेष नाम से जाना जाता था और ये विशेष नाम था जो था इसका, वो रखा गया था द्रविड़ देश। क्या रखा गया था? द्रविड़ देश। यानी कृष्णा नदी के प्रारंभ से, कृष्णा नदी जो उत्तर भारत को अलग करती है, दक्षिण भारत को अलग करती है, वहां से अगर दक्षिण भारत का क्षेत्र देखा जाए तो वहां से लेकर कन्याकुमारी तक का क्षेत्र माना गया, वो क्या माना गया? द्रविड़ देश माना गया। और इसे भाषा के आधार पर एक और नाम दिया गया, वो नाम दिया गया था तमिलकम। क्या नाम दिया गया? तमिलकम। ठीक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर जो भाषा का औचित्य रहा वो तमिल भाषा का औचित्य रहा। कौन सी भाषा का? तमिल भाषा का अधिकतर यहाँ पर औचित्य रहा। इसी कारण से हम लोग इसको तमिल प्रदेश, द्रविड़ देश या फिर दक्षिण भारत के नाम से हम लोग जानते हैं। इस क्षेत्र में जिसका विकास हुआ या जिस ऐतिहासिक युग की शुरुआत हुई उसको हम सब लोग जानते हैं संगम काल के नाम से। किसके नाम से? संगम काल के नाम से। ठीक है। किधर आता है? ये पूर्वोत्तर भारत में बात कर सकते हैं या पूर्व मध्यकालीन भारत की श्रेणी में इसका इतिहास हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है। भाषा की प्रमुखता की अगर बात करें तो अभी मैंने बात करी कि तमिल भाषा की प्रमुखता होने के कारण ही इसको हमने क्या नाम दिया? तमिलकम का नाम दिया। मुख्य तौर पर हम बात करें यहाँ पे विशेष संस्थाओं की, तो 3 विशेष संस्थाएं हमें अधिकतर राजवंशों में देखने को मिलेंगी। एक गोष्ठी, एक परिषद और एक संस्थान। इन 3 संस्थाओं का जो है हर राजवंश में क्या रहा? विकास रहा। या कह सकते हैं ये 3 राज जो संस्थाएं हैं वो सभी राजवंशों में, संगमकालीन राजवंशों में हमें देखने को मिलेंगी। शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक वंश से जो तमिल का प्रमुख वंश रहा, तो उसको हम सब लोग जानते हैं चालुक्य वंश के नाम से। ठीक है। किसके नाम से जानते हैं? चालुक्य वंश के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो चालुक्य वंश की बात की जाए तो इसे दूसरा जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है बादामी का चालुक्य वंश। बादामी का चालुक्य वंश। कारण क्या है कि इसको बादामी का चालुक्य वंश कहा जाता है? वास्तव में अगर इसकी बात करी जाए तो ये एक शाखा थी जो कर्नाटक के बीजापुर में वातापी में निवास करती थी। कहां पे? कर्नाटक के बीजापुर में। ठीक है। यहाँ पर एक जगह होती थी वातापी, और वातापी कोई बाद में हम लोग क्या कहने लगे? बादामी कहने लगे। इसी कारण से इस वंश का नाम या चालुक्य वंश का नाम जो पड़ा वो पड़ा बादामी का चालुक्य वंश। प्रमुख अभिलेख की बात करें तो एक शासक है पुलकेशिन द्वितीय, और पुलकेशिन द्वितीय का एक अभिलेख मिलता है हम सबको, ऐहोल अभिलेख। और ये ऐहोल अभिलेख जो है, जो पुलकेशिन द्वितीय का है, ये चालुक्य वंश का सबसे ज्यादा जानकारी देने वाला अभिलेख माना जाता है। वहीं अगर साहित्य की थोड़ी सी अगर हम बात करें तो साहित्य में कवि हुए बिल्हण। बिल्हण दूसरे हैं, कल्हण दूसरे हैं। ठीक है। कभी कल्हण को बिल्हण समझ लो, ये गलती मत कर लेना। तो बिल्हण जो व्यक्ति थे या व्याकरण नाम के जो कवि थे, उनकी बात करी जाए तो उन्होंने एक जो है विशेष रचना रची है, कह सकते हैं ग्रंथ रखा, जिसका नाम था विक्रमादेव चरितम। क्या नाम था? विक्रमादेव चरितम।
और ये एक ऐसा साहित्य है जो हमें तमिल के क्षेत्र का या संगम कालीन वंश के जो जानकारी है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। इसके बाद बात करें, कुछ कदम्ब शासक हुए यानी कदम्ब वंश हुआ इसी संगम काल में, और कदम्ब शासकों के भी कुछ अभिलेख हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, जिससे हमें इन वंश की क्या मिलती है, जानकारी प्राप्त होती है। अगर राजवंशों की शुरुआत करें तो राजवंशों की शुरुआत होती है वो सबसे प्रथम होती है पुलकेशिन प्रथम से। किससे? पुलकेशिन प्रथम से। यानी इसके प्रथम शासक की बात करें जिससे इस वंश की शुरुआत होती है, चालुक्य वंश की शुरुआत होती है, बादामी के चालुक्य वंश की शुरुआत होती है, वो होती है पुलकेशिन प्रथम की। ऐसा नहीं है इससे पहले कोई इसका शासक नहीं हुआ करता था, लेकिन जो हुआ करते थे वो और शासकों के अधीन रहा करते थे। ये इस वंश का प्रथम शासक था जो स्वतंत्र रूप से शासक बना। ठीक है, क्या बना? स्वतंत्र रूप से शासक बना, और इसी कारण से इसे इस वंश का प्रथम शासक या पहला शासक माना जाता है। ठीक है, इसकी राजधानी की बात करें तो इसने अपनी जो राजधानी बनाई वो बनाई बातापी को। क्या बनाई? बातापी को अपनी क्या बनाया? राजधानी बनाया। ठीक है, राजधानी बनाने की बात करी जाए तो इस वंश की जो सबसे प्रथम, अगर बातापी की गरिमा की बात करें, बातापी के उल्लेख की बात करें, तो सबसे पहले बातापी का जो उल्लेख मिलता है वो पुलकेशिन प्रथम से ही मिलना शुरू होता है। इसने कुछ विशेष उपाधियां धारण करी, जैसे पृथ्वी बल्लभ, श्री बल्लभ। ठीक है, पृथ्वी बल्लभ, श्री बल्लभ, सत्याश्रय, सत्याश्रय, इस तरीके की कुछ प्रमुख उपाधियां जो हैं, रण विक्रम जैसी कुछ प्रमुख उपाधियां इस पुलकेशिन प्रथम के द्वारा क्या की गई? ग्रहण की गई, या कह सकते हैं जो है सम्मानित की गई। इसके बाद बात करें, इसकी तुलना अगर बात की जाए तो इसका लेख मिलता है, जो लेख है महाकूट लेख। कौन सा लेख है? महाकूट लेख। ठीक है, लेख का मतलब अभिलेख से ही है यहाँ पर। ठीक है, तो महाकूट लेख की बात करी जाए, महाकूट लेख में इसकी विशेष तुलना की गई है, और वो तुलना की गई है भगवान विष्णु से। किससे की गई है? भगवान विष्णु से इसकी क्या की गई है? तुलना की गई है। क्योंकि वहां की प्रजा क्या, या जिसने भी लेख लिखा है उसका मानना है कि जैसे भगवान विष्णु को सबका जो है पालन करता माना गया है, ऐसे ही ये क्या करता था? अपनी प्रजा का पालन किया करता था। इसी कारण से इसकी तुलना किससे करी है? भगवान विष्णु से की गई है। इसके बाद बात करें, यहां से इसका एक अभिलेख और मिलता है, बादामी अभिलेख, जो 543 ईस्वी का है। कब का है? 543 ईस्वी का। बादामी अभिलेख की बात करें तो बादामी अभिलेख में से विशेष उपाधि दी गई है, और वह है उपाधि बल्लभेश्वर के नाम से। किसके नाम से? बल्लभेश्वर के नाम से। कन्नड़ भाषा के प्रथम अभिलेख की बात करें तो बादामी अभिलेख या बादामी अभिलेख जो है, इसे कन्नड़ भाषा का प्रथम अभिलेख भी माना गया। क्या माना गया है? कन्नड़ भाषा का प्रथम अभिलेख या पहला अभिलेख भी जो है वो माना गया है। ठीक है, क्या तो आ जाएंगे बराबर से? कौन है? बाहर को जा रहे हैं? जाने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलो। ठीक है, तो इसको क्या माना गया है? बादामी अभिलेख को या बातापी अभिलेख को कन्नड़ भाषा का प्रथम अभिलेख माना गया है। बात करते हैं इससे बाद के शासक की, तो इसके बाद का जो शासक हुआ वो हुआ कीर्ति वर्मन प्रथम। यानी इस वंश के द्वितीय शासक की बात करें जिसने वास्तव में स्वतंत्र सत्ता में शासन किया, तो उसका नाम है कीर्ति वर्मन, और इसे एक विशेष नाम से जाना जाता है, वो है कीर्तिराज के नाम से। किसके नाम से? कीर्तिराज के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भी सत्याश्रय, पृथ्वी बल्लभ, बल्लभ, पराक्रम, विक्रम जैसी जो है विशेष उपाधियां क्या करी? ग्रहण करी। ठीक है, इसी की बात करें, इसे बातापी का प्रथम निर्माता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बातापी का प्रथम निर्माता। क्योंकि बातापी का जो वास्तव में विकास शुरू हुआ वो इसके समय से शुरू हुआ, इसी कारण से इसको क्या माना जाता है? बातापी का प्रथम निर्माता भी माना जाता है। अगले शासक की बात करें तो अगला एक शासक हुआ मंगलेश।
ठीक है, यानी इसी वंश के अगले शासक की बात करें तो अगला कौन सा शासक हुआ मंगलेश। और मंगलेश की बात करी जाए तो मंगलेश वास्तव में शासक नहीं था, बल्कि पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षक के तौर पे था, क्योंकि कीर्तिवर्मन की मृत्यु जल्दी हो जाती है। पुलकेशिन द्वितीय इतना बड़ा नहीं होता है कि वो खुद अपने राज्य पर या अपने कदमों पर जो है शासन कर सके, इसलिए उसको एक संरक्षक की जरूरत होती है। और संरक्षक के रूप में कौन काम करता है? मंगलेश काम करता है। तो कहीं कहीं इसे शासक माना भी गया है और कहीं इसको शासक नहीं भी माना गया है। इसके बाद बात करें तो इसके दो प्रमुख अभिलेख मिलते हैं, एक बेलूर अभिलेख और महाकूट स्तंभ लेख। ठीक है, दो चीज ध्यान रखना, एक बेलूर अभिलेख और एक महाकूट स्तंभ लेख। ये दो प्रमुख लेख जो है हमें किसके प्राप्त होते हैं? मंगलेश के प्राप्त होते हैं। किस धर्म को मानने वाला था? तो ध्यान रखना, ये वैष्णव धर्म को मानने वाला था। और वैष्णव धर्म के बारे में मैंने एक बात पहले कही थी कि जब शासक वैष्णव धर्म को मानते हैं तो परम भागवत जैसी उपाधियां धारण करते हैं। इसने भी क्या करा? परम भागवत की उपाधि धारण करी और साथ ही साथ महाविष्णु गृह नाम से एक मंदिर बनवाया, और ये था गुहा मंदिर। गुहा मंदिर वह मंदिर होते हैं जो गुफाओं में तैयार किए जाते हैं, गुफाओं में बनाए जाते हैं। ठीक है, जब इसकी संरक्षकता खत्म होती है और पुलकेशिन द्वितीय इस लायक होता है जो शासन कर सके, तो इस वंश का अगला शासक बनता है पुलकेशिन द्वितीय। इसे इस वंश का सबसे महान शासक माना गया है। अब इस बात की पता कैसे चलता है हम लोग को कि ये सबसे महान था आखिरकार? अरे बोलो, इस बात की हमें जानकारी कैसे लगेगी कि वास्तव में ही सबसे महान था? ये होल अभिलेख से। चलो और कोई कारण बताओ। अरे कुछ तो दिमाग चल रहा होगा। उपाधि धारण करी, और बताओ। देखो चलो मैं एक बात बताता हूँ तुम लोग के लिए, एक सीधी सीधी उदाहरण तौर पे समझो। मान के मत चलो, वास्तव में है ये। मैं जीएस बहुत अच्छी पढ़ाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, या तुमको भी लगता होगा तभी पढ़ने आ रहे हो, सीधी सी बात है। अब ये मैं पढ़ा रहा हूँ इस बात के बारे में, या सबसे बढ़िया मान के चलो कि मैं बिलारी में पढ़ा रहा हूँ, पूरे देश में नहीं पढ़ा रहा। कारण क्या है इस बात का? कारण ये है कि मेरी ख्याति नहीं है। ख्याति होने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे एक सहारा है, जैसे हम लोग रोज वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं बहुत अच्छी जो है क्लास दे रहा हूँ तुम लोग के लिए, लेकिन वो क्लास तुम तक सीमित है, और तुम तक सीमित होने के बाद साथ साथ तुम तक ही सीमित रहती है, उससे आगे नहीं बढ़ पाती वो क्लास। क्यों? क्योंकि मेरे पास माध्यम नहीं है तुम्हारे अलावा किसी और तक पहुंचाने का। ठीक है, अब मेरे पास एक माध्यम हुआ अभिलेख के माध्यम से। क्या करा मैंने अभिलेख लिखवाना शुरू कर दिया अपने बारे में। ठीक है, कि मैं बहुत बढ़िया पढ़ाता हूँ और मैंने जो है इतने बच्चे पढ़ाए, इतने बच्चे सेलेक्ट हो गए यहाँ से, ये बहुत अच्छा संस्थान है, लिखवा दिए। अब लिखवा दिया, मान के चलो आज के समय में यूट्यूब को ले लेते हैं इस माध्यम में, अभिलेख की जगह यूट्यूब को अगर हम ले लें और इस पे क्लासें अपलोड हो रही है डेली डेली, और लोग देखते रहे और पसंद करते रहे, अगर अच्छा पढ़ाता हूँ तो। पसंद करने के बाद क्या होगा? पूरे देश में ख्याति हो गई, तो क्या माना जाऊंगा? बेहतर माना जाऊंगा। बहुत से ऐसे टीचर हैं जो यूट्यूब के मामले में बात करी जाए, देश में बात करी जाए तो बहुत बेहतरीन है। क्या उनसे बेहतरीन लोग नहीं है? भाई उनसे भी बेहतरीन लोग हैं, लेकिन सही बात यह है वो ऑनलाइन हिट नहीं हो पाए। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, चाहे मैथ के हो, रीजनिंग के हो, जीएस के हो, बहुत सारे करेक्टर हो सकते हैं जो यूट्यूब पर हिट नहीं है, लेकिन वास्तव में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन हम उसको अच्छा क्यों नहीं मान रहे हैं? क्योंकि उनकी जानकारी हम तक आ ही नहीं रही है, जो पढ़ा रहे हैं उनका कंटेंट हम तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, इसलिए हम महान नहीं है। तो ऐसा नहीं कि और शासक महान नहीं हुए, महान और भी शासक हुए, लेकिन जिनके अभिलेख ज्यादा से ज्यादा मिले उनको हमने क्या माना? महान माना। जैसे आज ही की बात करिए, प्रयागराज नाम से सेंटर चलता है, और मान के चलो यहाँ पे फीस अच्छी खासी ली जा रही है, संख्या अच्छी है, बचत अच्छी होगी। जब बचत अच्छी होगी तो मैं ऐड बहुत ज्यादा करा सकता हूँ, सीधी सी बात है, बहुत ज्यादा ऐड करा सकता हूँ। अब जिसको पता भी नहीं था कि बिलारी में प्रयागराज नाम से सेंटर है, मैंने मुरादाबाद में ऐड लगवाया और मुरादाबाद से बच्चे यहाँ आने लगे, ऐसे मान लो, तो क्या हुआ इससे ही हुआ कि मेरी ख्याति बढ़ने लगी। सेम कंडीशन राजाओं की है, उन्होंने जितने ज्यादा लिखवाया, जितने ज्यादा अपने बारे में अभिलेख खुदवाए, स्तंभ लेख लिखवाए, गुहा लेख लिखवाए, मंदिर बनवाए, उससे क्या हुई? उनको ख्याति प्राप्त हुई। और उसी कारण से, उन्हीं चीजों के कारण हम लोग इतिहास में उनको क्या मानते हैं? सबसे ज्यादा महान की संज्ञा में रखते हैं। हो सकता है बहुत से उनसे भी महान रहे हो जिनके बारे में हमारे पास कोई सबूत नहीं हो, ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो जिनकी जानकारी है उस हिसाब से हम लोग क्या मानते हैं? किसी भी शासक को महान मानते हैं। ठीक है, तो ये पुलकेशिन द्वितीय अपने वंश का, कौन से वंश का? चालुक्य वंश का, ठीक है, क्या था? सबसे महान शासक माना जाता है।
अगर बात करी जाए तो इसके दरबार में एक विशेष कवि रहते थे जिनका नाम था रवि कीर्ति। तो इसके दरबारी कवि कौन थे? रवि कीर्ति नाम के एक रचयिता रहते थे जो इसके क्या थे? दरबारी कवि थे। और अगर इनकी बात करी जाए ये संस्कृत भाषा में अपने ग्रंथों को या रचनाओं को लिखा करते थे। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करी जाए इसके दो प्रमुख अभिलेख, जिसमें सबसे ज्यादा प्रमुख कौन सा है? ऐहोल अभिलेख। और दूसरे अभिलेख की बात करें, दूसरा अहिहोल अभिलेख। ठीक है, ये दो प्रमुख अभिलेख जो है हमें पुलकेशिन द्वितीय के देखने को मिलते हैं, हम लोग को प्राप्त होते हैं। ऐहोल अभिलेख की बात करी जाए, प्रश्न ये आ जाए कि ऐहोल अभिलेख वास्तव में क्या है, तो ध्यान रखना ऐहोल अभिलेख एक क्या है? प्रशस्ति पत्र है या प्रशस्ति है। प्रशस्ति कौन सी होती है? जिसमें राजा की तारीफ की जाए वह क्या कहलाती है? प्रशस्ति कहलाती है। तो ऐहोल अभिलेख क्या है? एक प्रशस्ति पत्र है या कह सकते हैं प्रशस्तियां है। आगे बढ़े अगर इसके बाद में, आओ जल्दी से। ठीक है, इसके बाद बात करी जाए इस अभिलेख में, अगर बात करते हैं हम लोग तो इस अभिलेख में एक महावीर स्वामी जी के बारे में जानकारी दी गई है। साथ ही साथ महाभारत की घटनाओं का भी क्या कराया गया है? ऐहोल अभिलेख में वर्णन किया गया है। और ऐहोल अभिलेख से ही हमें कालिदास के बारे में भी पता चलता है। तो ध्यान रखना कि चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल अभिलेख से हमें किसके बारे में पता चलता है? कालिदास की जानकारी मिलती है। इसने एक शासक था जिसका नाम था हर्षवर्धन, उसको पराजित किया था। यानी कह सकते हैं पुलकेशिन द्वितीय का उत्तर भारत में समकालीन शासक कौन था? हर्षवर्धन। कौन था? हर्षवर्धन, जो कन्नौज पर शासन किया करता था, जहां से मध्यकालीन भारत को उन्होंने शुरू किया था कन्नौज से, उस कन्नौज पर इसका समकालीन शासक हर्षवर्धन शासन करता था। और उस हर्षवर्धन को इसने क्या किया था? पराजित किया था। ये बात कहां से पता चलती है? तो ध्यान रखना, ये बात हमें कहां से पता चलती है? ऐहोल अभिलेख से पता चलती है। आगे बात करें, उसके 99,000 गांव को इसने जो है क्या कर लिया था? अपने कब्जे में ले लिया था। इसके बाद बात करें, इसके दरबार में एक चीनी यात्री जिसका नाम था ह्वेन सांग। ह्वेन सांग, ठीक है, चीनी यात्री 641 ईस्वी में क्या आया था? इसके दरबार में आया था। ये ह्वेन सांग हर्षवर्धन के दरबार में भी गया था और इसी ने हर्षवर्धन को उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट भी बताया है। इसने दो विशेष उपाधियां धारण करी पुलकेशिन द्वितीय ने, एक परमेश्वर की, ठीक है, पहली उपाधि किसकी धारण करी? परमेश्वर की करी। और दूसरी जो उपाधि धारण करी वो करी दक्षिणापथेश्वर की। ठीक है, एक परमेश्वर की उपाधि धारण करी और दूसरी क्या उपाधि धारण करी? दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण करी। इसके साथ साथ बात करें, इसने अपना एक दूत मंडल फारस के लिए भेजा था। कहां भेजा था? फारस के लिए भेजा था, वहां के राजा से मित्रता और संबंध बनाने के लिए। ठीक है, और वहां का शासक कौन था? तो फारस का इसके समय शासक था शाह खुसरो। ठीक है, इस समय फारस का शासक कौन हुआ करता था? शाह खुसरो हुआ करता था। तो ध्यान रखना, किस चालुक्य शासक ने शाह खुसरो के दरबार में एक दूत मंडल भेजा था? किस शासक ने शाह खुसरो के दरबार में अपना एक दूत मंडल भेजा? पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने भेजा था? पुलकेशिन द्वितीय ने। इसका एक अभिलेख मिलता है, लोहनारा अभिलेख। ठीक है, और लोहनारा अभिलेख की बात करी जाए तो इसी लोहनारा अभिलेख से पता चलता है कि इसने परम भागवत की उपाधि धारण करी थी। ठीक है, किसकी उपाधि धारण करी थी? परम भागवत की उपाधि धारण करी थी। इसने एक जैन मंदिर का निर्माण कराया था, वो था मैंगुती मंदिर के नाम से। किसके नाम से? मैंगुती मंदिर के नाम से इसने क्या कराया? एक जैन मंदिर का निर्माण कराया था। इसके बाद बात करें, इसका अगला जो शासक हुआ वह हुआ विक्रमादित्य प्रथम। विक्रमादित्य फर्स्ट या विक्रमादित्य प्रथम के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। विक्रमादित्य प्रथम की बात करी जाए तो इसने एक विशेष उपाधि धारण करी, परमेश्वर की उपाधि। ठीक है, किसकी उपाधि धारण करी? परमेश्वर की उपाधि धारण करी। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो इतिहास में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। इसके बाद अगला जो शासक हुआ वह हुआ विक्रमादित्य द्वितीय।
ठीक है, क्या हुआ, विक्रमादित्य द्वितीय इसका अगला शासक हुआ। और विक्रमादित्य की बात करी जाए तो इसके प्रथम वर्ष में ही जो है इसके शासन काल में भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ। ठीक है, इसके शासन के प्रथम वर्ष क्या हुआ, भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ था। जानकारी कहां से मिलती है, तो ध्यान रखना जानकारी जो मिलती है वो नौशेरी दान लेख पत्र लेख से मिलती है, नौशेरी दान पत्र लेख से। ठीक है, भारत दक्षिण भारत पर जो है अरबों के आक्रमण की जानकारी कहां से प्राप्त होती है, नौसारी दानपत्र अभिलेख से प्राप्त होती है, जो किससे संबंधित है, विक्रमादित्य प्रथम से संबंधित है। इसके शासनकाल में पल्लव नरेश जो है नंदी बर्मन द्वितीय का क्या हुआ था, आक्रमण हुआ था। और आक्रमण करने के बाद इसने पल्लव नरेश को जो है पराजित कर दिया था और एक विशेष उपाधि धारण करी, कांजी कोंड की। ठीक है, किसकी उपाधि धारण करी, कांजी कोंड की इसने क्या करी, उपाधि धारण करी। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसमें जो है एक पटकल में, पटकल एक जगह का नाम है, दक्षिण भारत में ही पड़ती है, कर्नाटक में, पटकल में एक लोकेश्वर शिव का मंदिर बनवाया, या लोकेश्वर महादेव के मंदिर का क्या कराया था, निर्माण कराया था, जिसे आज के समय में हम लोग बोलते हैं विरूपाक्ष मंदिर। क्या बोलते हैं, विरूपाक्ष मंदिर के नाम से जानते हैं। अगले शासक की बात करें तो इसका अगला जो शासक हुआ वो हुआ कीर्ति वर्मन, यानी नेक्स्ट शासक कौन हुआ, कीर्ति वर्मन प्रथम, नहीं द्वितीय। ठीक है, कौन हुआ, कीर्ति वर्मन द्वितीय शासक हुआ। और अगर इसकी बात करी जाए तो ये इस वंश का अंतिम शासक माना जाता है। क्या माना जाता है, इस वंश का अंतिम शासक माना जाता है, या ये कह सकते हैं इस समय से या कीर्ति वर्मन के समय से इस वंश का क्या शुरू हो गया था, इस वंश का पतन जो है प्रारंभ हो गया था। और धीरे धीरे करके इस जो वंश था वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। और इसके बाद जो है चालुक्य वंश का जो दूसरी शाखा थी वो आती है, वो है कल्याणी के चालुक्य। ठीक है, तो पहले आज फाइनल करेंगे जो हम लोग कहाँ के चालुक्य, बादामी के चालुक्य, कहाँ के, बादामी के। ठीक है, अब लिख लो बादामी के चालुक्य के बारे में।